नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। आपने जब भी हम राष्ट्रगान गाते हैं तो कभी शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बचपन से ही हमको ये सिखाया जाता है कि जो लिखा है उसी को बोलना है, उसी को पढ़ना है। लेकिन अगर आप राष्ट्रगान के शब्दों पर ध्यान दें तो आपको सारी फिलॉसफी समझ में आ सकती है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो जब इस गाने की लाइनों पर ध्यान देंगे तो वहां जन जो शब्द है और भारत भाग्य विधाता, उसका अर्थ आपको समझ में आएगा। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस देश की पॉपुलेशन, जनसंख्या 102 करोड़ के आसपास हो गई है। आंकड़े आ गए हैं, जनसंख्या विभाग ने दिए हैं, और आंकड़ों से ये भी पता चल गया है कि किसके घर पर छत है, किसके गांव में पोस्ट ऑफिस है, किसके यहाँ बिजली है, किसके यहाँ सड़क है। यानी कि देश का खाका एक एक्सरे मशीन की तरह से आपके सामने है। तो ऐसे में गृह मंत्री का बयान आता है, लाल कृष्ण आडवाणी का, कि हम लोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाएंगे, जिसमें 2 बच्चों के बाद जो है, जिन माँ बाप के पास 2 बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी में हाजिरी देने के लिए या एडमिशन लेने के लिए या नौकरी पाने के लिए हम सोचेंगे। स्वास्थ्य मंत्री सुषमा स्वराज ने भी कहा है कि 1992 से जो लोकसभा में बिल पड़ा हुआ है उसको हम लाएंगे, जिसमें कि सांसद और विधायकों के बच्चे होने की सीमा तय करेंगे। तो अंततः देश में 50 साल बाद ये बात तो शुरू हो गई है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन देश की जो राजनेता हैं, देश के जो अफसरशाह हैं और देश के जो योजना बनाने वाले लोग हैं, वो कुछ दीगर तरीके से सोच रहे हैं। जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, और बढ़ती हुई जनसंख्या का क्या करें? रोकें या उसकी क्वालिटी इंप्रूव करें, या उस जनसंख्या को इस ढंग से मैनेज करें कि वो जन गण मन भाग्य विधाता हो जाए। बहरहाल हम इस जन और धन के बीच के चक्कर को छोड़ करके हम लोग ये सोचेंगे कि इस देश में जनसंख्या के साथ क्या योजना बनाई जा रही है, और पूरी दुनिया में जनसंख्या का जो प्रारूप है, जो नियोजक है, वो जनसंख्या को कैसे देखते हैं। हमारे बीच में मेहमान हैं, मैं आपका परिचय करा दूं, भास्कर राव जी हैं, जो कि निदेशक हैं सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ के। भास्कर राव जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में बहुत महत्वपूर्ण मेहमान हैं, सुरेंद्र नाथ जी हैं, जो कि सदस्य सचिव हैं राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के, जो कि नीति निर्धारक एक संगठन है भारत सरकार का। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में इस विषय के बहुत अच्छे जानकार प्रोफेसर सुभाष गुलाटी जी हैं, जो कि हेड ऑफ पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में। गुलाटी साहब, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र जी, बात आपसे शुरू करेंगे हम। जो आंकड़े अभी आए हैं विस्तार से जनसंख्या को एक्सरे करते हुए, कि जैसे कि 80,000 घरों में अभी भी बिजली नहीं है या पोस्ट ऑफिसेज नहीं है। अगर पूरा डाटा मैं अभी आपको बताऊंगा जो मेरे पास अवेलेबल है, आपके पास तो होगा ही। ये क्या दर्शाता है? जो हमने बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके एक एक आदमी को गिनना शुरू किया है, ये क्या मदद करता है आंकड़ा हमारी? ताकि ये बताता है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ और लिविंग स्टैंडर्ड और जनसंख्या का बहुत ताल्लुक है, क्योंकि अगर उतने ही रिसोर्सेज को ज़्यादा लोग शेयर करेंगे तो उनका हर एक का लिविंग स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना ही कम हो जाएगा। तो और वैसे भी हमारे देश में जैसे कि 2-3% लैंड मास है दुनिया का, पर 16% पॉपुलेशन है जी। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पहले से ही है। और जैसा कि आपने बताया कि पॉपुलेशन तो बढ़ी है, और पिछले दशक में करीब 18 करोड़ और बढ़ गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश की, अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से ज़्यादा, एक राज्य की जनसंख्या से ज़्यादा हमने पिछले दशक में और नया बना दिया। हालांकि एक बात ये ज़रूर है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या की जो एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ है वो बढ़ने की कम हो गई। 2.14% थी 1991 में, वो अब 2001 का जब सेंसस हुआ उसमें घट करके 1.93 हो गई। पर ये देखिए, ये प्रतिशत जब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब जब आप 100 का 2% कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? 100 का 2% मतलब क्या हुआ? हर साल 2 करोड़ तो बढ़ेंगे। हाँ, रोज 50,000 के करीब लोग। हाँ, तो रोज 50,000 के करीब तो वैसे भी अलार्मिंग तो है, लेकिन 100 में 2% लोग बढ़ेंगे ही, इसका कोई इलाज नहीं है। ये मानते हैं आप? नहीं? नहीं, ये तो बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि जो अब बढ़ रहे हैं वो अगले
2 दशक के बाद वो दे विल बी इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यस, और बढ़ाएंगे। तो मतलब ये तो जैसे कि माल्थस ने कहा है कि वो तो मल्टीप्लाई करेगा। हाँ। तो इसलिए उसको स्टेबलाइज करने का जो नीति है उसके बारे में तो कभी कोई बहस और कोई डिबेट या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रही नहीं ज़्यादा, पर कैसे होना चाहिए इसी पर जनरली बातचीत होती है। इस पे आते हैं, लेकिन मैं गुलाटी साहब से पूछता हूँ कि आपको उम्मीद है कि 100 करोड़ लोग हों और हम लोग 0% ग्रोथ रेट पे आ जाएं, और या 0.1% ग्रोथ रेट पे आ जाएं, या 0.2% ग्रोथ, इज इट पॉसिबल? देखिए जी, जो हमारे यहाँ नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन ने और हमारे पास नेशनल ये एनपीपी डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में हमने रिलीज किया। काफ़ी टाइम लगा, लेकिन देर से आया, लेकिन दुरुस्त आया। इसके अंदर बिल्कुल जैसे सुरेंद्र नाथ जी ने कहा कि बड़ी हमारे पास पॉपुलेशन 103 करोड़ के करीब 2001 में हुई, और जैसा आपने भी कहा कि तकरीबन 16 मिलियन 17 मिलियन अभी भी ऐड हो रहा है। ग्रोथ रेट कम हो रहा है, लेकिन मास इतना ज्यादा है। हमारे पास 105 करोड़ के करीब जो जनता इस वक्त है, उसके अंदर जो इजाफा हो रहा है वो इतना ज्यादा हो रहा है कि हम उसको संभालने में हमें बहुत टाइम लगेगा, रिसोर्सेज बहुत कम है। अब उसमें दो चीजें आ रही हैं। एक तो जब हमारे पास 1994 के अंदर एक आईसीपीडी कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसके बाद से थोड़ा सा हमारे यहाँ भी शिफ्ट हुआ, क्योंकि पहले हम तकरीबन गर्भ वो जो कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर बहुत ध्यान करने का करते थे, टारगेट रखते थे, टारगेट फ्री रखते थे। तो अब एम्फेसिस जो आ गया हमारी बुक्स के अंदर भी आ रहा है, और मिनिस्ट्री में भी आ रहा है, नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन में भी आ रहा है, और ये हर जगह हमारे पास डिस्कशन होता है कि क्वालिटी पे भी ध्यान दें, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ मैं ये कहूंगा उस बात पे कि क्वांटिटी भी हमें ध्यान करना चाहिए। उस बात पे मैं आ रहा था। मैंने जो सवाल किया था कि इज इट पॉसिबल कि 100 करोड़ लोगों से ये उम्मीद करें कि वो एक भी बच्चा पैदा ना करें, और हम लगभग 100 करोड़ या 103 करोड़ ही रहे? देखिए जी, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो मतलब है कि अगर एक कपल अपने पूरे दाम्पत्य जीवन के दौरान अगर सिर्फ 2 ही बच्चे बनाता है, तो इसका मतलब है वो अपने आप को रिप्लेस कर रहा है। जीरो ग्रोथ का मतलब होता है कि अगर एक कपल ने 2 बच्चे बनाए तो वो अपना निकल गए, 2 के बदले में 2 और आ गए, तो इसलिए वो जीरो ग्रोथ हो जाता है। ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ इस वक्त जितने भी हमारे पास प्रोजेक्शंस हो रहे हैं कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कब होगा, जब ये हमारे पास जिसको हम बोलते हैं आंकड़े जो हम बोलते हैं मतलब 2 बच्चे रिप्लेस बाय 2 एक कपल रिप्लेस बाय 2 चिल्ड्रन, हम 2 हमारे 2, उसके तकरीबन 25 या 30 साल के बाद जो है वो 0% ग्रोथ आएगा। एक चीज उस फैमिली में, उस फैमिली के, देश की बात नहीं, मैं देश की बात कर रहा हूँ। देश की बात कर रहा हूँ कि देश का जो स्टेबलाइजेशन है, जैसे हमारे यहाँ जो हमने टारगेट्स बनाए हैं कि 2010 में अगर हम अचीव कर लेते हैं 2 बच्चे पर कपल, तो 2045 में हमारी पॉपुलेशन जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ पे आएगी। तो 30 या 35 2045 तक हम लोग लगभग 150 करोड़ 145 और 50 करोड़ के अगर हो जाए, अगर हमने 2010 के अंदर ये TFR2 जिसका मतलब एक कपल रिप्रोड्यूस बाय ओनली रिप्लेस बाय ओनली 2 चिल्ड्रन, अगर हम इसके ऊपर भी हमारा पर काफी अनुसंधान हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें कॉन्ट्रासेप्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। नहीं, मगर उसमें तो इकोनॉमिक्स में तो फॉर्मूला भी है ना जी। हाँ, अगर अन्य बातें समान रहें तब। जी हाँ, अन्य बातें समान रहें, अगर अन्य बातें समान न रहें तो क्या होगा? बड़ा मुश्किल होगा। मैं यही कह रहा हूँ। इसलिए और जो हमारा ये जो टारगेट है, मैं इसके बारे में भी कह सकता हूँ कि ये भी हमारा ये नहीं है कि अचीव नहीं कर सकते, अचीव कर सकते हैं। उस पे आते हैं, उस पे आएंगे। अचीव कैसे हो सकता है? भास्कर जी आप बताएं। नहीं, अचीव की बात कर रहे थे अभी। आई थिंक वी ऑलरेडी अचीव्ड इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया, केरला, तमिलनाडु and Maharashtra, Gujarat, and Andhra Pradesh is already on the way. And there is a lot of momentum in Gujarat and even in Rajasthan and Madhya Pradesh. So I think we should stop talking about the national and frightening the people, or thinking that we have not made the... No, so sometimes there is a deterrent effect also. Yes. If you do not talk about the frightening aspect of this population, that we will be near about 150 crore or 160 crore, then how the people will come to know about it? We should regionalize the problem. Yeah. We should area specific. See, one of the missing links in the whole policy is, we have been talking about the national and generalizing. If you see the policies in terms of spread of hospitals or spread of the infrastructure,
they're based on averages. Obviously. So that is why we have not, there is not much uniform, or rather, I mean, I'm not advocating uniformity, but some states remained without making any progress. If you look at the data, even if the 6 lakh, approximately we have the 6 lakh villages, we do not have the electricity in 80,000 villages. So you can count down the percentage of still. Yes, We claim a very progressive country. But anyhow, the education and what is being spent on education and health, the two important criteria for in this regard, if you look at that, is a pathetically low. no. Continues to be low. Again, you have come on the budget. You see, the budget has got a different problem. If you see in the budget, is an indicator. Is an indicator of we spend 43% on defense. Yes. So how you can think about education? Yes, where is the? We spent where is the say around 13% on subsidies. Absolutely. We spent 43% on interest. Yes. And 34. Where where is the money available? And rest money goes on salaries and other variables. So where is the money on education? Anyhow, that is a different subject. हम लोग सुरेंद्र जी के पास आते हैं. सुरेंद्र जी, आप हमको ये बताइए, अभी जो पॉलिसी है, अभी जो फोकस है, जनसंख्या जो मुझको समझ में आ रहा है, जिस गति से बढ़ रही है, शायद वो माल्थस की थ्योरी को डिस्प्रूव नहीं कर सकती. तो इसका मतलब जनसंख्या तो बढ़ेगी. तो गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या पॉलिसी बन रही है? अब जैसे कि अभी भास्कर राव जी बोल रहे थे कि ये कुछ राज्यों ने तो बहुत अच्छा कर लिया है जी, और बिल्कुल सही है स्टैटिस्टिक्स, पर एक जो चीज़ आमतौर पर हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे देश में लोगों को स्वतंत्रता है एक राज्य से दूसरे राज्य में मूव करने की, एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए. अगर केरल का जो रेट ऑफ ग्रोथ है 0.9% है और आंध्र प्रदेश का 1.3% है, स्टीपेस्ट डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम अबाउट 2.1% टू 1.3% इन द लास्ट डिकेड. ये बहुत अच्छा है. कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब बहुत अच्छे स्टेट्स हैं. केरल की जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो चाइना के बराबर है 0.9, और दे आर अबाउट द बेस्ट एंड विदाउट एनी फोर्स बीइंग यूज. चाइना में 1 चाइल्ड नाम का उन्होंने लॉ बनाया हुआ है और लोगों को अरेस्ट करते हैं अगर वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं. तो परंतु ये है कि जो बहुत जहाँ तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे 4-5 राज्य जो हैं, बिहार 2.5% रेट ऑफ ग्रोथ, जबकि पिछले दशक में उसका तो लीडरशिप लालू जी 2.1 था, बढ़ गया. मतलब आप ये सोचिए कि जहाँ पूरे देश की जनसंख्या कम हो रही है, आपके ऐसे कैसे भूल जाते? नहीं, अब ये सोचिए कि जहाँ पूरे देश की जनसंख्या कम हो रही, 2.14% 1.93 हो गई, और आंध्र प्रदेश की 2.1% 1.3% हो गई अभी पिछले दशक में. वहाँ बिहार की 2.1% 2.5% हो गई पिछले दशक में जी. राजस्थान उतना ही है 2.5%, उत्तर प्रदेश उतना ही है 2.3%, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा कम हो गया 2.4 से 2.2% है. यानी कि 45% जो जनसंख्या पूरे देश की बढ़ रही है वो तो इसी में से बढ़ रही है, इसी 4 राज्यों से. अच्छा, अब ये लोग मूव कर सकते हैं यहाँ से वहाँ, तो जरूरी ये है कि कोई ना कोई सेंट्रल इंटरवेंशन हो. इसके पहले जरूर राज्य मैं आता हूँ उस सेंट्रल इंटरवेंशन पे भी आता हूँ, पर लेकिन गुलाटी साहब की मुझे लगता है कुछ दीगर राय है. जब आप बात कह रहे हैं तो हम लोग लौट करके आते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे, और इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग ये ज़रूर चर्चा करेंगे कि खास तौर से क्या कानून बनाने से जनसंख्या कम हो जाएगी या जनसंख्या की गति जो है अपनी स्पीड से चलेगी, जिसमें कि थोड़ा सा एक्सीडेंट का खतरा है. छोटे से ब्रेक के बाद. है. क्या आप जानना चाहते हैं? सोया प्रोटीन पतले बालों के लिए, हिना तुलसी कमजोर जड़ों के लिए, लेमन चिपकते बालों के लिए. अब तो आप भी जान गए ना? अयूर हर्बल शैम्पू. प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव. कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति. राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की.
begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. It's time for a renaissance. The Renaissance Goa Resort. It's time for a renaissance. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जन धन है और धन पर कैसा टैक्स। इस देश में पूरे में बहस चल रही है कि कानून बनना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए, और स्वयं गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने ये बात कही है। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं, हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। भास्कर राव जी हैं, सुरेंद्र नाथ जी हैं और प्रोफेसर सुभाष गुलाटी जी। गुलाटी जी, सुरेंद्र नाथ जी ने जो बात कही कि सरकार सोच रही है, मतलब इन्होंने बड़े स्पेसिफिकली स्टेट्स को डिवाइड किया कि जो लोग ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहे हैं उनको छोड़ के जो जहां ग्रोथ हो रही है उन पे ध्यान देने की जरूरत है। आपका क्या मानना है कि यू हैव टू सी द कंट्री इन टोटलिटी और द फोकस शुड बी डिफरेंट? देखिए सब, जहाँ तक जनसंख्या देश की बात कर रहे हैं, देश की जनसंख्या का ग्रोथ रेट जैसे सुंदरनाथ जी ने बताया कि 1.9 से भी इस वक्त 1.6 के करीब चल रहा है, क्योंकि हमारा जन्म दर इस वक्त 25.8 के करीब है और मृत्यु दर 8 के करीब है, तो 1.7 ग्रोथ रेट हो गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो हमने रीजनल की बात की, बिल्कुल ठीक बात की, क्योंकि हमारे यहाँ 40-45% पॉपुलेशन जो इन यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, इन 5 राज्यों में हमें रीजनल स्पेसिफिक पॉलिसी अलग करनी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि या क्या हम केरला मॉडल, आंध्रा मॉडल, तमिलनाडु मॉडल, वहाँ पर जो फैक्टर्स जिनकी वजह से पॉपुलेशन कम हुई वो बिल्कुल डिफरेंट थे। उसके अंदर हम कह सकते हैं जैसे केरला के अंदर लैंड रिफॉर्म्स थे, वुमेन एम्पावरमेंट थी, पॉलिटिकल कमिटमेंट थी, एजुकेशन थी, तो उसकी वजह से हुआ। तमिलनाडु में पेरियार मूवमेंट हुआ, मिड डे मील प्रोग्राम हुआ, बच्चों को स्कूल में रखने के साधन बनाए गए ताकि वो स्कूलों में आके पढ़ें, उस वजह से हुई। पेरियार मूवमेंट आल्सो प्लेड अ रोल। यस, एंड आंध्र प्रदेश के अंदर ग्राउंड लेवल जो वर्कर, मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ हम आंध्रा के अंदर जब हमने विजिट्स किया अपने अनुसंधान के दौरान, तो हमने देखा कि ग्राउंड लेवल जो वर्कर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कोई भी मॉडल, मैं एग्री करता हूँ कि रेप्लिकेट नहीं कर सकते, हमें एक रीजनल स्पेसिफिक पॉलिसी बनानी है। अगर हमारे पास वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है तो वुमेन को एम्पावर करना है, उनको एजुकेट करना है, उनके अंदर एक पैसा कमाने की क्षमता पैदा करनी है। उनको जब तक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं होगी, स्टेटस एक औरत का घर में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं? तो मैं वही जानना चाह रहा था कि कानून की बात हम बाद में करेंगे। अभी जो पॉपुलेशन पे कंट्रोल या पॉपुलेशन रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन रेगुलेशन जो है वो किस तरह से किया जाए, उसके ऊपर त्यागी जी मैं बड़ा क्लियरली आपको बता दूं कि कुछ हमारे पास पॉपुलेशन जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट की तरफ से है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। मैं ये कहता हूं कि क्वालिटी के साथ साथ अगर आप क्वांटिटी, जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि अगर आप लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास 4 बच्चों की बजाय 2 बच्चे हैं तो आप उनकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे। तो जब तक आप पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को भी अब ध्यान नहीं देते, साथ साथ क्वालिटी बढ़ाइए, साथ साथ फैमिली प्लानिंग। आज तक अगर आप देखिए तो हमने 240 मिलियन बर्थ्स, 24 करोड़ बच्चे हमने जो है पैदा होने से रोके। अगर हमने ना रोके होते, जो हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ जो क्रॉस हुई थी 2000 में, 11 मई हम लोग यहीं दिल्ली में उस वक्त प्रोग्राम कर रहे थे, तो 11 मई को ये 100 करोड़ को क्रॉस, ये तो हो जाती 1988 में या 1990 के अंदर।
ये तो आपको हो देना चाहिए था कम से कम, उससे पहले रिकॉर्ड तो तो मैं यही कह रहा हूँ कि फैमिली प्लानिंग का जो हमारे पास हाँ कुछ उसके अंदर जो कमियां थी, मैं उन कमियों के बारे में जरूर कहूंगा कि वो कमियां को हम दूर रखते हुए क्वालिटी, अभी भी देखिए हम एक कॉन्सेप्ट आता है अनमेट नीड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। 20% अभी भी कपल ऐसे हैं जो कहते हैं कि ना हमें बच्चा अभी चाहिए या हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन अब उनको साथ में जब हम सवाल पूछते हैं कि अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो क्या आप कुछ मेथड यूज कर रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं यूज कर रहे। तो ये 20% जो कपल्स हैं जो तैयार हैं, उसमें 11% वो हैं जो हमें कहते हैं कि हमें चाहिए ही नहीं। तो उनके लिए तो आप चाहे स्टेरिलाइजेशन करिए, मेल करिए, फीमेल करिए, उसके ऊपर एक और डिबेट हो सकता है। और 9% ये कहते हैं जी हमें 2 साल नहीं चाहिए, उनके पास भी। अब वो क्यों नहीं कर रहे, या वो अनजान है, या उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, या उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। ये आप तो मेरे ख्याल, नहीं, ये आप चले गए निटी-ग्रिटीज में। मैं निटी-ग्रिटीज की बात नहीं कर रहा था, मैं आता हूँ आपके पास। मैं एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में रेगुलेशन और द कंट्रोल, दिस इज ए डिबेट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। आई थिंक इट इज कि नियंत्रण या निर्धारक, ये फॉर्मूला तय करने की कोशिश की जा रही है कि निर्धारित कैसे किया जाए या नियंत्रित कैसे किया जाए। क्योंकि पॉपुलेशन में, सुरेंद्र जी, इस बहस की कोई गुंजाइश नहीं बची है कि बढ़ती हुई जनसंख्या अपनी गति से बढ़ेगी। और मैं पहले ब्रेक पे जाने से पहले कह भी रहा था कि माल्थस की थ्योरी को शायद डिसअप्रूव कोई नहीं कर सकता है, 2, 4, 6 के अनुपात से तो बढ़ेगी। एक और क्राइसिस भी आएगा, उस पर भी बात करूंगा मैं, लेकिन भास्कर जी से बात करना चाह रहा हूँ। भास्कर जी, आप बताइए, व्हाट आइडिया I think it's not this or that. क्वेश्चन ऑफ लुकिंग पॉपुलेशन के बारे में दिस और दैट का पैदा सवाल, वी शुड नॉट लुक एट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। वी नीड बोथ इन प्रॉपर मॉडरेशन, इन प्रॉपर मिक्स। सो आप चाहते हैं कि कंट्रोल भी हो और निर्धारण भी हो, स्टेबलाइजेशन भी हो। कुछ ये भी होना चाहिए, कुछ वो भी होना चाहिए, या होलिस्टिक। इसका मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, ऐसा इन्होंने कहा अभी सुरेंद्र नाथ जी ने आंध्रा मॉडल में, क्या वर्कर्स इफेक्टिवनेस देखो, बिहार एंड यूपी में there is no people in the PS in the health system में, there is no manpower, there is no drugs, those basic amenities है ना। you can't have a legal control without having proper services ground में होना चाहिए ना। नहीं, देखिए बिहार में तो सरकार ही नहीं है, मतलब ये तो क्या how can you implement, you can't, सुविधा की बात कर रहे हैं। it amounts to, you know, without making proper on the ground level कुछ ना कुछ होना चाहिए सर्विस प्रोवाइड करने को, तभी आप कोई लीगल प्रोविजन को ये इम्प्लीमेंट कर सकता है जी। सो दैट इज, सो सम अमाउंट ऑफ एफर्ट हैज टू बी गो देयर मोर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंट्रोल करने, मतलब रेगुलेट करने से पहले या स्टेबलाइज करने से पहले जो राज्य प्रॉब्लम एरिया हैं उनमें सब में पहले गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाए, उसके बाद स्टेबलाइजेशन की बात करें। अनमेट नीड जो बात कर रहे थे, 20% अनमेट नीड, हाउ कैन यू मीट? फर्स्ट ऑफ ऑल these services should be available to them, nearby to them, not far away, reliably, and that's where the problem is. जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण इशू है खास तौर से, क्योंकि पॉपुलेशन एंड सेक्स एजुकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट है दिस। हालांकि ऑफ द ट्रैक है, बट एक मिनट में ये बात होनी चाहिए। हम लोग बड़े शाई हैं, तो क्या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बात हमको 12th क्लास में पता चलती है, वो भी बायोलॉजी लेने पे या फिजिक्स लेने पे, कि बॉडी के पार्ट्स क्या हैं, इनकी यूटिलिटी फैक्टर क्या है, वो हमको पहली क्लास से या 5वीं क्लास से या 6ठी क्लास से या 10वीं क्लास से बताया जाना चाहिए, एंड इट शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम आल्सो। त्यागी जी, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि और इसके ऊपर हम ध्यान दे भी रहे हैं। जब हम ये बोल रहे हैं कि आजकल हम एडोलेसेंट गर्ल्स, जो लड़कियां 13 साल से ऊपर चली जाती हैं, जब वो अपनी प्यूबर्टी पे आ जाती हैं, तो उसके बाद हमें उनको सेंसिटाइज करना है कि आपके साथ आने वाली क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपके साथ महामारी शुरू होगी, आपके पास ये आएगा, आपके पास यू आर एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एंड ऑल दैट। अगर उसको ये सब कुछ पता होगा तो शी विल प्रिपेयर हर सेल्फ फॉर द फ्यूचर, ऑल काइंड ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस, जैसे आपने कहा एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए। अब किस तरीके से हम उसको एजुकेशन को दे सकते हैं, ये हम अपने कल्चर को भी ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। अब ये नहीं कि सेक्स एजुकेशन अगर देना हो तो उसके लिए कोई हमारे ऊपर टैबू है। सेक्स एजुकेशन देने का एक तरीका है, आप संकेत रूप से भी बता सकते हैं, लेकिन ये करिकुलम में होना ज़रूरी है और अच्छा है, इससे फ़ायदा। सुरेंद्र जी, आप बताएं। देखिए, सेक्स एजुकेशन के बारे में तो शायद अब कोई डाउट नहीं है कि एजुकेशन हर चीज़ की
काम की होती है और इतने महत्वपूर्ण विषय से संबंधित जो एजुकेशन है, आफ्टर ऑल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, दैट विच इक्विप्स यू फॉर लाइफ। सो इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय जो है ऑफ फादरिंग और मदरिंग अ चाइल्ड एंड मैटर्स कनेक्टेड विद इट, वो तो जाहिर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब आजकल ऐसा भी है कि सेक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, HIV एड्स वगैरह का। तो जितने अपने ये थ्रस्ट है कार्यक्रमों का, वो ये है कि भाई इन पर एजुकेशन होनी चाहिए जी। और आप ये कह रहे थे कि अभी ये डिबेट चल रही थी जी कि क्या कुछ नियंत्रक या हाँ, स्थिति जो है कि स्थिति दोनों तय करा कार्यक्रम जाए। होना चाहिए। एक तो फैसिलिटेट करने का, लोगों को हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए, क्योंकि कुछ लोग तो बच्चे पैदा इसलिए भी करते हैं क्योंकि बच्चे जल्दी मर जाते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट्स ज़्यादा हैं, जैसा कि प्रोफेसर भास्कर राव जी बोल रहे थे इनका कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज डेफिशिएंट हैं जो लोगों में। तो उसके बारे में तो कभी कोई विवाद रहा नहीं, उसको करना है। पर उसमें प्रॉब्लम्स जो हैं गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि आपने कहा कि जब वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं तो कैसे वो फैसिलिटीज़ पूरी हो जाएंगी। वो इसीलिए थोड़ा उतनी तेज़ी से नहीं चल पा रहा है जितनी तेज़ी से हम कर रहे हैं। उसमें काफ़ी खर्चा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रही है, पूरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पूरा का पूरा प्रोग्राम है पब्लिक हेल्थ सेंटर्स का, सब सेंटर्स का। पर इस देश में काफ़ी अरसे से कम 10 साल से ये बात चल रही है कि भाई इसके अलावा शुड वी बी सेटिंग सम बेंचमार्क ऑफ एन एक्सेप्टेबल फैमिली साइज। 92 में राजस्थान ने एक लॉ बनाया कि पंचायत राज के जो इलेक्शंस होंगे उनमें कोई भी व्यक्ति एक खड़ा नहीं हो पाएगा जब तक कि अगर उसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। इसी तरीके से ये लॉ बना हरियाणा में, उड़ीसा में धीरे धीरे, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर दिल्ली में, फिर मध्य प्रदेश में जो लॉ बना उसमें थोड़ा सा और उन्होंने जोड़ दिया, सारी लोकल बॉडीज़ को कवर कर दिया। कोऑपरेटिव्स, म्यूनिसपैलिटीज़ और ग्राम पंचायत तो पहले ही थी, कोऑपरेटिव्स को और मंडी कमेटीज़, जितनी लोकल बॉडीज़ आती थी सबको कवर कर दिया। ये करने के साथ ही साथ, जैसा कि आपने शुरू में ही बोला था, 92 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आया था जी। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2 बातें थी। एक तो ये कि पब्लिक सर्वेंट्स, इलेक्टेड पब्लिक सर्वेंट्स यानी कि लेजिस्लेटर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके हैं वो क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। तो 2 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वालिफिकेशंस ले करते हैं फॉर लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड फॉर पार्लियामेंट, उनमें अमेंडमेंट करने का एक प्रस्ताव था। दूसरा ये प्रस्ताव था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो है प्रोविज़न 51A, आर्टिकल 51A, उसमें डाल देंगे टू प्रमोट एंड हैव ए स्मॉल फैमिली। और इसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ डाल देंगे। ये 92 से लेकर के अभी तक ये इसमें ज़्यादा गति नहीं आई। अब जैसे कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा, दैट इज इन माई व्यू ए स्टेटमेंट ऑफ ग्रेट स्टेट्समैनशिप। उसके पहले उन्होंने ये सुषमा स्वराज जी ने भी बोला था अप्रैल में कि ये होना चाहिए। पर जो एक विषय है जिसके बारे में आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये इमरजेंसी से नहीं, उस पे मैं आता हूँ सुनील जी, उस पे मैं आऊँगा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस हैं। और अगर आप देखें तो जैसे ही हमको आज़ादी मिली थी उस टाइम पॉपुलेशन, जनसंख्या नियंत्रण की कोई बात नहीं करता था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि कम से कम इस क्षेत्र में हम लोग दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे तो या चाइना के बाद हो जाएंगे। जी जी, सुभाष चंद्र बोस। नहीं, लेकिन आपको एक चीज बता दें, ये थोड़ा सा इसमें त्यागी जी मैं थोड़ा सा आपसे एडिशन करना चाहूंगा। गुलाटी साहब, मैं आपकी पूरी बात सुनता हूँ लेकिन मैं चलूंगा एक छोटे से ब्रेक की ओर। लेकिन मैं आपको पूरे देश को ये भी बता दूं कि अभी जो ताज़ा आंकड़ा आया है उसके हिसाब से क्या स्थिति है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज 1 मार्च 2001 स्टूड 102 करोड़ 70,15,247। हालांकि जब ये पढ़ रहे हैं हम आंकड़ा तो अभी तक काफ़ी आदमी और ऐड हो गए होंगे। इंडियाज़ पॉपुलेशन इन 1991 फाइनल एट नियर अबाउट 84 करोड़ 63,02,688। India's population in July 1995 at 93 crore 45,814. India's population rose by 21.34% between 1991 and 2001. There is a persons दिखाए गए हैं कि किस तरह से हम 102 करोड़ हैं, उसमें 53 करोड़ आदमी हैं
और 49 करोड़ महिलाएं हैं। सेक्स रेशियो, दैट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स ऑफ पॉपुलेशन वाज 933, राइजिंग फ्रॉम 927 as at the 1991 census. Total literacy rate in India was written as 65.38%. India occupies only 2.4% of the world's land area. It supports over 15% of the world population. Almost 40% of Indians are younger than 15 years of age. About 70% of the people live in more than 5,50,000 villages and the remainder in more than 200 towns and cities. The government has recognized 18 languages as officials to see this huge size of the population. Hindi is the most widely spoken, in which 83% of the people are Hindu. India also is the home of more than 120 million Muslims, one of the world's largest Muslim populations. बाकी तो हम लोगों का आंकड़ा ये दिखाएंगे, हम लोग धीरे धीरे जब बात करेंगे। हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की ओर, ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और जन धन है इसके मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और बातचीत के इस आखिरी चरण में हम लोग ये कोशिश करेंगे जानने की कि क्या नियंत्रण कानून लाने से जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है, यानी छोटे से ब्रेक के बाद। यूरेका, मैंने एक नया फार्मूला खोज निकाला है। अगर हम राजमा, चने, चावल, दाल वगैरह सारी रात पानी में भिगोकर रखें तो हम 20% तक रसोई गैस बचा सकते हैं। ये फार्मूला तो बहुत पुराना है, हमारी दादी ने हमें बताया था। राजमा, चने, दाल रात भर भिगोकर प्रेशर कुकर में बनाइए, इससे आपका टाइम, ईंधन और पैसा बचेगा। असली मसाले से MDH। It's time for a renaissance. The Renaissance Goa Resort. It's time for a renaissance. Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जन धन है और इसको नियंत्रित करने की बात की जा रही है। कानून लाया जाए या स्वेच्छा से इस पर नियंत्रण पाया जाए, ये मुद्दा है। बातचीत में शामिल है हमारे साथ, मैं आपका परिचय करा दूं, सुरेंद्र नाथ जी हैं, भास्कर राव जी हैं और प्रोफेसर सुभाष गुलाटी जी हैं। हम लोग फिर सुरेंद्र नाथ जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी, आप हमको ये बताइए, या भास्कर जी आपसे शुरू करते हैं। भास्कर जी ये बताइए मुझको कि लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि सब हम कानून लाएंगे। हालांकि मुझे याद है जब संजय गांधी कहते थे तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले थे जो इनका विरोध करते थे, बड़े जोर शोर से विरोध किया था। और संजय गांधी को छोड़ भी दें और हम पॉपुलेशन की महत्ता को देखते हुए और गंभीरता को समझते हुए इस देश में क्या आपको लगता है कि लोग डंडा प्रिय ज़्यादा पसंद नहीं है? क्योंकि जब भी सख्ती करने की बात करते हैं तो लोग रिटेलिएट करते हैं और उसका निगेटिव रिजल्ट, मतलब एज वी हैव सीन इन द पास्ट थिंग, क्योंकि संजय गांधी का प्रोग्राम बुरा नहीं था लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उस पर बहस तमाम हो चुकी है, उसको कहने का फ़ायदा नहीं है। बट आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या कानून से जनसंख्या नियंत्रित होगी, या जो ग्रोथ रेट हम बात कर रहे हैं 0.1% की या 0.9% हो जाएगा, 0.8% हो जाएगा, will it be possible? Well, it is possible, but look at this way this issue has been brought up by the Deputy Prime Minister and then endorsed in Raipur BJP अभी मीटिंग हुआ ना पिछले हफ्ते में, there also the party president has taken it up and it has been discussed. Now I think the wrong signals start coming from there because of the historical precedent of now already this is wrong impression started going from these two signals. It should have come from the cabinet
from the highest body rather than a party president talking about it. Thereby the signal is that it is aimed at controlling a certain communities. Already editorials have been written about it. Some newspapers have already carried stories in Orissa and elsewhere. No, see that will happen. You see, market forces also plays a vital role in that. One is, it's a courageous statement the Deputy Prime Minister has kicked off. Good. I think on that there is no two opinions about it. That's why, as Surendra just said, there are already some states have taken the initiative. There is already some legislation is there. Now the question is, as Gulab Sahab has said, we have already legislations with regards to the age at marriage. Now what is implementation? As he said, already 40% of the marriages in some states are below the age at marriage, official age at marriage. There is not enough awareness about that. Now what we need is the role models. जैसा आपने कहा, when villagers should get that, I should learn from, I should feel, that role model is what is needed. Setting example by those in the film, by those in the cricket, those in the politics, in these and fine arts. These people. Now, do you think we always look at the role models? Legal law alone will not do. The point I am very categorical about it. Looking at our past 50 years of in various other fields, law alone will not take us to where we want to reach on this point, particularly with regards to population stabilization. So we need a bit of this, but a lot more at the ground level in terms of service delivery, in terms of communication issues to do with how to communicate with the people. Just now I gave one example. The Raipur meet of the BJP taking up this issue has already sent wrong signals. नहीं, मगर मैं ये कह रहा था गुलाटी साहब आपसे, हम फिर उसी मुद्दे पे आए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये मुद्दा। ये है कि कानून बने या जो फॉर्मूला आप कह रहे थे स्टेट वाइज एनालिसिस करने के बाद जो फोकस एरिया है जहाँ 45% इंक्रीज हुआ है उन पर फोकस किया जाए और वहाँ स्ट्रेंथन किया जाए चीज़ों को, तो कौन सी चीज़ पहले करनी चाहिए? या तो कानून पहले लाना चाहिए, और कानून लाना भी चाहिए तो किन पर लाना चाहिए? या तो पूरे देश पर कानून लाए। ये सरकारी नौकरियां, विधायक और एमएलए मुझे जमता नहीं है। अगर कानून आप बताएं। देखिए जी, एक जो भास्कर साहब ने भी ये कहा कि ये जो है एक सिंबॉलिक है। अगर हम ये लॉ या अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस स्टेचर के अगर आदमी हमें ये बताते हैं कि कानून बनना चाहिए, कानून के तहत बहुत कम लोग आएंगे, चाहे वो पंचायती राज के हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हैं, चाहे वो एमपीज हैं। लेकिन इसका जैसा हमने बताया कि केरला के अंदर पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी हैज रियली प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जब यही नेता लोग अगर विलेज के पंचायत में अगर पंच जो हैं अगर वही ये कहें कि ये जरूरी है, तो उसका एक असर जरूरी बात है पड़ेगा। तो ये नहीं कि इसके अंदर हमारा कवरेज इज मे बी लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन, बट दिस विल बिकम ए रोल मॉडल फॉर द कॉमन मासेस कि भाई ये जरूरी है अब। और इसके साथ एक हमें इंफॉर्मेशन भी जानी है। इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? इंफॉर्मेशन ये भी एक तरीका जाने का। मैं जो बात कर रहा था गुलाटी साहब, मैं जो अभी जानना चाह रहा हूँ बहुत जरूरी, वो ये जानना चाह रहा हूँ कानून बनना चाहिए तो कानून का दायरा क्या होना चाहिए? जी, मैं एक इंटरप्ट करना चाहता हूँ जी। इसके बारे में हमने 15 साल से कुछ काम किया है। देख लीजिए, इसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हार्डकोर कपल जिसको कहते हैं, दे आर एट द लोएस्ट एंड ऑफ द थिंग एंड दे आर आउटसाइड द लीगल सिस्टम। लीगल प्रोविजन लाने से ये देयर इज नॉट अ सॉल्यूशन एट ऑल। सी, जब आप बात करते हैं कि फ्रीडम टू ऑल मींस freedom to certain people who wants to cry. So the people, but it's not a person who is already have got a freedom. मतलब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, भाई कानून जब भी लाते हैं, कानून किसके लिए लाते हैं? ताला घर में किसके लिए लगाते हैं? चोरों के लिए तो ताला थोड़ी लगाते हैं, शरीफ आदमियों के लिए ताला लगाते हैं। अभी राजस्थान में रजिस्ट्रेशन इज देयर अबाउट द लॉ जी, बिकॉज़ द अफेक्टेड पीपल। वही मैं बात जानना चाह रहा था गुलाटी जी से कि गुलाटी जी, आप मैं जो जानना चाह रहा हूँ कानून किसके लिए और कानून क्यों? देखिए जी, कानून जो जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि जैसे एज एट मैरिज पे आज कानून बने बहुत टाइम हो गए, लेकिन 40 से 50% लड़कियां आज भी 18 साल से पहले शादी हो जाती है, 21 साल से पहले लड़के शादी कर लेते हैं। तो उसके अंदर तो हम ये कहेंगे कि अवेयरनेस भी है, लेकिन फिर भी हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर। जब तक हमारे पास लोगों का साथ में साथ नहीं मिलेगा, हम नहीं कर पाएंगे। ये भी मैं दोबारा कह रहा हूं कि जो लेजिस्लेशन के लिए जो बात की जा रही है, इट्स अगेन सिंबॉलिक।
सिंबॉलिक है, इसका एक असर कॉमन मासेस पे आना चाहिए कि जब हमारे लीडर, जब हमारे पंच, जब हमारे लेजिस्लेचर, हमारे एमपीज, ये सब उनका एक कमिटमेंट हो जाता है, इस कमिटमेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल साइड, और जब वो कमिटमेंट हो जाता है तो वो कमिटमेंट आगे उसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट पब्लिक के ऊपर डेफिनेटली पड़ता है। अब पुरानी चीज़ों को, जैसे आपने कहा संजय गांधी के, उसके हम ये मानते हैं कि उस वक्त कुछ ज्यादतियां हुई, कुछ अनमैरिड लोगों को, 2-4 को भी अगर कर लिया गया तो डिस्कस नहीं करें तो बेहतर है, करें तो लेकिन 25 साल हो गए उस बात को, 25 साल हो गए, उसका एक थोड़ा सा बूमरैंग हुआ। तो इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो करना है हमें, वो भी बड़े ध्यान से, प्यार से करना है, ताकि जनता के अंदर इसका एक असर जाए। तो कानून कहना चाहता हूँ जी, आंध्रा में 10 साल पहले हमने कहा हर चीफ मिनिस्टर हर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से, हर एक पब्लिक मीटिंग में कम से कम इसको जिक्र करना चाहिए। आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर हर एक प्लेटफॉर्म में, हर एक मीटिंग में, हर एक दिन इसके बारे में जिक्र करता है। बिहार में, यूपी में इसको जिक्र करने में भाई डरता है। त्यागी जी, हम अपना एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको थोड़ा मिस करने का खतरा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपने जो बात शुरू की है, नहीं आपको बोलना तो है ही, क्यों बुलाया इसलिए आपको नहीं, आपने जो बात शुरू की थी वो ये है कि इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ का क्या स्पेस है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस विषय पर हम लोग लॉजिकली शुरू से आए हुए हैं। अब जैसे चाइना ने तो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बिल्कुल स्क्वायरली बना दिया कि अगर आप एक बच्चे से ज़्यादा पैदा करेंगे तो यू विल इनकर क्रिमिनल लायबिलिटी। हमारे यहाँ अभी जो पॉलिसी रही है, और 90 से लेकर के लगातार जो पॉलिसी सोची जा रही है राज्यों में भी और देश के स्तर पर भी, जी, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए नहीं, नॉट टू इंटरफेयर विद द राइट्स ऑफ द पीपल टू हैव डिटरमिन देयर फैमिली साइज। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एज पब्लिक सर्वेंट्स वी विल सेट अप ए कंडक्ट, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। सो देयरफॉर राज्यों ने जो लॉ बनाया क्या है, पंचायती राज के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए ये आवश्यक किया है कि आप स्मॉल फैमिली नाम करिए। जो 792 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें भी क्या है, इज प्रिस्क्राइबिंग ए क्वालिफिकेशन फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, इलेक्टेड पब्लिक सर्वेंट्स। और अब जो बात हुई है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ऑल पब्लिक सर्वेंट्स इलेक्टेड एज वेल एज भाई एक बात बताइए मुझको, जनसंख्या नियंत्रण को विधायक और सांसद और नौकरी में क्यों बांध रहे हैं आप? क्योंकि क्या जनसंख्या सिर्फ यही लोग बढ़ाते हैं? नहीं, जनता के प्रतिनिधियों नहीं, और नहीं, ये इसका मतलब तो ये तो हुआ भाई, नियंत्रित जब भी आप इस बिल की बात करते हैं कि सांसद विधायक की क्वालिफिकेशन या नौकरी नहीं मिलेगी, इसका मतलब सरकारी कर्मचारी जनसंख्या बढ़ाता है या राजनीतिक जनसंख्या बढ़ाता है? भाई 100 करोड़ लोग मात्र 20,000 लोगों के कारण तो नहीं हुए हैं। नहीं, ये प्रश्न तब उठता है त्यागी जी जब हम ये सोचें कि शायद इस कानून से हम जनसंख्या को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इस कानून से हम एक बेंचमार्क कंडक्ट का एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। बेंचमार्क की सुरेंद्र जी, और गवर्नमेंट सर्वेंट्स और पब्लिक सर्वेंट्स यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स खुद, सुरेंद्र जी, अगर बेंचमार्क ही हम करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट ए कॉमन लॉ फॉर एवरीबॉडी? whether you are the government servant, whether you are a legislator or not, say in simple terms कि साहब जिसके 2 बच्चे होंगे उसको सरकार प्रदत्त सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जिस आदमी को सरकार से इंटरेक्ट नहीं करना है वो 20 बच्चे रखे। देखिए जी, कॉमन लॉ की बात करें ना त्यागी जी, कॉमन लॉ ही तो है। 92 का जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था उसमें क्या था, इन लोगों के लिए क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब करना, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट, और 2 बातें और, एक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में ये बात जोड़ना कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट ए स्मॉल फैमिली नाउ, दूसरा ये कि ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स जो 51A आर्टिकल है उसमें एक बात जोड़ना दैट citizens will adopt a small family. This is in concurrent list or the central list? This is in concurrent list. ये जो duties वाला है? No, the population control chapter. Population is the concurrent subject. Concurrent subject. Okay. So गुलाटी साहब, मैं दूसरी बात पूछ रहा था, मैं सुरेंद्र जी ने बहुत बढ़िया बताया, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस देश में, मान लीजिए चलिए आप ये कहते हैं कि साहब हम खतरे की घंटी या डराने के लिए एक बिल बनाना चाहते हैं, अब डराने के लिए बनाना है तो सोचो तो बढ़िया ना, आप बिल्ली से क्यों डराना चाहते हो लोगों को? शेर से डराओ। त्यागी जी ऐसा है कि मैं इसके बारे में कुछ थोड़ी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा जी। जैसे कुछ तो बताया गया कि कानून इसलिए बनाया जा रहा है कि इसके अंदर एक जब पॉलिटिकल लीडरशिप एक एग्जाम्पल क्रिएट करेगी तो इसका इफेक्ट आएगा।
अब आप ये कह रहे हैं कि ये कानून सबके लिए बना लिया जाए, इट विल बी अ ड्रैकोनियन लॉ। रीजन इज कि हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टरलाइजेशन करना है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, आप ये कह रहे हैं कि 2 बच्चों मैं के ये बाद, कह रहा हूँ सिर्फ आप इतना तो कहिए ना कि भाई 2 बच्चों के बाद आपका सरकार के से लेना देना नहीं होगा, आप अपनी लाइफ दीजिए, अब उसकी तो प्रॉब्लम फिर आपकी मर्जी है। अब उसकी प्रॉब्लम मैं आपको नहीं उसकी प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम हम आपको उसकी बता रहे हैं जो कि चाइना के अंदर भी हुआ, जो हिंदुस्तान सिंगापुर में है। नहीं आप 20 बच्चे कर लीजिए, देखिए जी, आप एक के बाद वो एंटरटेन ही नहीं करते। देखिए जी, अगर आप यूरोप की और अमेरिका की बात करते हैं, वहां तो बच्चों को बढ़ाने के लिए इतने इंसेंटिव देते हैं, लेकिन औरतें बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं। तो आप हमको तो सबको वही चलना चाहिए। वहाँ फर्टिलिटी इंक्रीज करना इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम, और हम इसमें तो फर्टिलिटी डिक्लाइन की बात। एक जो कल्चरल फैक्टर आता है जो हमारे बीच में, जिसकी वजह से फीमेल फीटिसाइड के ऊपर भी बहुत डिस्कशन चल रहा है, और चाइना में भी ये हुआ कि जब आप 2 बच्चों के ऊपर और इस तरीके से कोई कानून बनाएंगे तो क्या होगा कि दो बच्चों के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सन और ए डॉटर इज ऑलमोस्ट 50%। तो अगर 2 बच्चों के अंदर आप देखिए कि 75% कपल तो ऐसे होंगे जिनके पास कम से कम एक लड़का हो जाएगा, 25% कपल्स ऐसे होंगे जिनके पास केवल 2 लड़कियां होंगी। अब हमारे यहाँ कल्चरल जो चीजें चल रही हैं, एक बात मैं बता दूं आपको कि गुड़ भी खाए और गुलगुलों से भी परहेज करे, ये नहीं हो सकता। तो यू कांट एवरीबॉडी सी। देखिए, राजा का नियम निश्चित रूप से, राजा को थोड़े से कड़े शब्द, जो प्रशासन सिर्फ जनता को खुश रखने का इंतजाम करता हो वो सबको नाराज रखता है, क्योंकि उसमें सब खुश हो नहीं सकते। तो गुलाटी साहब सोचना तो पड़ेगा ही। नहीं, इस पे सोचना तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो और सोशल इवल्स हमारी सोसाइटी में जब ये आ गए हैं कि दोनों चीजें अख्तियार करो, 2 चीजें कैसे हो सकती है? सुनील जी आप बताएं मुझे। अब चलिए, आप पॉलिसी स्टेग्नेशन पे बात ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर कानून की बात कर रहे हैं तो कानून का तो खाका तय होना चाहिए ना जी। आप इस देश में कैसा कानून लाना चाहते हैं? जैसे हम लोगों का देश डेमोक्रेसी है, इसमें रेगुलेशन हम एकदम तुरंत सोचते नहीं है एज ए रेमेडी, और इतने साल से हो गए 1950 से लेकर के, तो हमने whether we want to be hard state or not, we don't want to make an about turn in what we are doing. What we are doing is logical. Meeting the services was one program. उसमें हम लोगों ने देखा कि meeting the services में there are some governance problems, is not doing fast enough. Why not set up an example by your conduct? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसमें टाइम लगता है, फिर हम 160 करोड़ हो जाएंगे। और नहीं, पर यह है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का कंडक्ट जो है उसकी क्या लोगों के नजरिए में अहमियत रहेगी, अभी इसके बारे में हम लोग गैस नहीं लगा सकते। मैं समझता हूँ भास्कर जी, आप फिर मुझको टिप्पणी करके सुनाई। जो मॉरल कंडक्ट की, एक साधु था, उसके पास एक माँ अपने बेटे को ले गई, बोले महाराज ये गुड़ खाता है, तो महाराज ने कहा 15 दिन बाद आना। 16वें दिन उसकी माँ उस बेटे को लेके गई, साधु ने कहा बेटा गुड़ खाना छोड़ देना। तो उसकी माँ ने कहा महाराज ये बात तो आप तो कल भी कह सकते थे। बोले पहले मैं भी गुड़ खाता था। तो ऐसे सोशल कंडक्ट वाले लोग कितने हैं ये बताइए ना, ऐसे सोशल कंडक्ट वाले लोग हैं कहाँ ये बताइए। जब जिसके पहले ही 9 बच्चे होंगे वो कैसे कहेगा 2 बच्चे पैदा करो? तो ये तो आपने बिल्कुल सही कह दिया कि जब मेरे पास ही अपने 2 बच्चे होंगे तभी तो मैं दूसरे को कहूंगा। तभी तो हम अपने लीडर्स को कह रहे हैं कि आप अगर अपने 2 बच्चे रखेंगे तभी आप आगे कहने के लिए तैयार रखते हैं। मगर मैं लेजिस्लेशन के असर आएगा। आपको लगता है कि लेजिस्लेशन में पेचीदगियां हैं, उस पर बहुत गंभीरता से विचार करना? I think it's not a feasible thing because you will be depriving the hardcore couples from availing any government service. If you go by what you are saying, it means it is the infringement of the fundamental right. Absolutely. You think it amounts to that? नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो राइट्स क्या होते हैं, ये जो लॉ बना रहे हैं, लेइंग डाउन ए क्वालिफिकेशन फॉर पब्लिक सर्वेंट्स वेदर इलेक्टेड और अदरवाइज, इसमें किसी के राइट से इंटरफेरेंस नहीं है, बिकॉज पीपल डोंट हैव ए राइट टू बी ए पब्लिक सर्वेंट. They have a right to be considered for being a public servant in accordance with the prescribed qualifications. Okay. जैसे मान लीजिए जो ग्रेजुएट नहीं है वो कैसे, how can he have a right to become say a member of the IAS? So same way. तो इसी तरीके से they are defining a benchmark of good conduct. जैसे पब्लिक सर्वेंट्स के लिए कंडक्ट रूल्स होते हैं, उसमें ये कंडक्ट लेजिस्लेशन से डाल रहे हैं. ओके, थैंक यू सर. भास्कर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भाटिया साहब आपका भी, गुलाटी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. एक कहानी से मैं बात खत्म करूंगा. एक साधु था, उसके आश्रम में साधु जन आते ही रहते थे और गंगा के किनारे आश्रम था. एक बार साधु बहुत हो गए, बहुत तादाद में, तो उनका एक खास शिष्य था, वो घबराया गया, पहुंचा साधु के पास कि महाराज इस आश्रम में बहुत साधु हो गए हैं. बोले बेटा
अगर ये कमा खाएंगे तो साधु जो हमारा आश्रम है फल फूल जाएगा, अगर बेकार होंगे तो भाग जाएंगे। तो अब ये देखना 100 करोड़ लोगों को है, अगर इस इंडिया रूपी आश्रम में रहना है तो कुछ कर दिखाना है और जनसंख्या को जन धन के रूप में परिवर्तित करना जरूरी है। कानून तो बनते ही रहेंगे और कानूनों का क्या है। कल हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।